डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर लेक्चर 13 बोहर मॉडल चल रहा है और बोहर मॉडल के अंदर अपन लोग देख रहे हैं एनर्जी, टोटल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलाज हमने देखे थे। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट, इसके अंदर अपन ने टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला देखा था। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2π² mk² z² E4 अपॉन n² h², है ना। इसको हमने फॉर्मूला, फिर अपन ने इसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू सीजीएस में पुट की थी, तो -2.18 इंटू 10⁻⁻11 z² अपॉन n² अर्ग पर एटम आ गया था। फिर अपन ने इसमें सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू एमकेएस में पुट की, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल पर एटम आ गया था। फिर अपन ने जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट किया, तो टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -13.6 इंटू z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जो कि सबसे फेमस फॉर्मूला है एनर्जी का कैलकुलेट एनी nth ऑर्बिट। टोटल एनर्जी टीई बोल दो चाहे en बोल दो। अब अपन कुछ और यूनिट्स में इन फॉर्मूलाज को देखना चाहते हैं, तो अपन इस जूल पर एटम वाले से निकालते हैं। टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 z² अपॉन n² जूल पर एटम, यही था। अब मैं चाहता हूं कि पर एटम, एक एक सिंगल एटम के लिए नहीं निकालूं मैं, पर मोल एटम। अगर 1 मोल एटम हो मेरे पास और उन 1 मोल एटम्स में 1 मोल इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहे, तो उनकी टोटल मिलाकर के एनर्जी कितनी होगी, और वो भी मैं निकालना चाहता हूं किलो जूल पर मोल में, जूल की जगह। तो जूल को अगर मैं किलो जूल में कन्वर्ट करूंगा तो 1000 का डिवाइड करूंगा, और पर एटम की जगह पर मोल एटम्स में निकालूंगा तो मैं एवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करूंगा। तो देखिए क्या किया मैंने, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू -2.18 इंटू 10⁻⁻18 इंटू, एक तो मैंने कर दिया अपॉन 1000 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। तो जब मैंने 1000 का अपॉन 1000 किया तो किलो जूल में कन्वर्ट हो गया जूल, और इंटू एवोगैड्रो नंबर किया तो पर एटम पर मोल एटम में कन्वर्ट हो गए, इंटू z² अपॉन n², तो अपनी जगह पड़ा ही रहेगा, z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल में हो जाएगा ये। तो ये टोटल एनर्जी इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास। इसको मैं पूरा कैलकुलेट करूंगा, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3, -21 + 23 तो 100 आ जाएगा। 100 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऑलमोस्ट 600, और इसको 2.18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 1312.6 इंटू z² अपॉन n² किलो जूल पर मोल। एक और इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला किलो जूल पर यूनिट में। फिर उसके बाद में आ जाएगा अपना टोटल एनर्जी। अब मुझे किलो जूल पर मोल की जगह किलो कैलोरी पर मोल भी निकालना है। तो मैं जानता हूं फिजिक्स के अंदर मुझे बताया गया कि 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 जूल, हेंस 1 जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.18 कैलोरी, हेंस 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1 अपॉन 4.18 किलो कैलोरी, हेंस x किलो जूल इज इक्वल टू x अपॉन 4.18 किलो कैलोरी। क्लियर? तो मैं इसको किलो कैलोरी में कन्वर्ट करना चाहूं तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -1312.6 अपॉन 4.18 z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल, ये आ जाएगा। इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -313.1, अप्रोक्सीमेट इतना आ जाएगा, z² अपॉन n² किलो कैलोरी पर मोल। तो इस तरह से ये एक और नई यूनिट आपके सामने आ गई टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे तो फॉर्मूला के रूप में चाहे ऐसे याद रखो, या ये अर्ग पर एटम में ये याद कर लो, जूल पर एटम में ये वाला याद कर लो। सबसे फेमस
इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में, ये याद कर लो, किलो जूल पर मोल में एंड किलो कैलोरी पर मोल में। बस ध्यान रखना टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हमेशा माइनस आएगा आगे, इस बात को आपको याद रखना है। तो इन सारे फॉर्मूलाज को देख करके जो कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं, जो कंक्लूजन हम निकाल रहे हैं वो ध्यान से देखिएगा। कुछ नोट डालोगे अब आप, साथ में रजिस्टर लेके ही बैठे होंगे आप। ध्यान दीजिएगा। नोट, पहला नोट आपको ध्यान रखना है, बाय अबव फॉर्मूलाज, उपरोक्त सूत्रों से क्लियर है कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी स्टेबल nth बोहर ऑर्बिट प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अगर मान लीजिए मैं बोल दूं कि n कांस्टेंट है, खाली एटम बदल रहा है, या पहले अपन एक काम करते हैं, z कांस्टेंट लेते हैं, एटम सेम है, एटम या आयन सेम है, तो टोटल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर। यानी जैसे जैसे n बढ़ेगा, n स्क्वायर बढ़ेगा तो वन अपॉन एन स्क्वायर घटेगा, तो टोटल एनर्जी माइनस में घटेगी मतलब टोटल एनर्जी बढ़ेगी, टोटल एनर्जी विल इंक्रीज। फिर ध्यान से समझ लीजिए, n बढ़ेगा तो n स्क्वायर बढ़ेगा, तो वन अपॉन एन स्क्वायर घटेगा, वन अपॉन एन स्क्वायर घटेगा तो माइनस वन अपॉन एन स्क्वायर माइनस में घटेगा, और टोटल एनर्जी माइनस में घटेगी माने बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। n कांस्टेंट हो तो टोटल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ जेड स्क्वायर, यानी जैसे जैसे जेड बढ़ेगा, जेड स्क्वायर बढ़ेगा, तो टोटल एनर्जी माइनस में बढ़ेगी मतलब टोटल एनर्जी घटेगी। क्लियर अच्छी तरह से। तो अगर मान लीजिए मैं n तो वही रखूं, फर्स्ट ऑर्बिट ही, मान लीजिए मैं हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालूं, फिर मैं हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालूं, फिर मैं Li+2 के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी निकालूं, तो हाइड्रोजन में जितनी नेगेटिव आएगी हीलियम प्लस में उससे ज्यादा नेगेटिव आएगी फर्स्ट ऑर्बिट में, लिथियम +2 में उससे ज्यादा फर्स्ट ऑर्बिट में और ज्यादा नेगेटिव आएगी, है ना, वो अभी कैलकुलेट करके देखें कितनी आएगी। तो माइनस में एनर्जी, टोटल एनर्जी बढ़ती जाएगी मतलब कम होती जाएगी। अच्छा, एक चीज और नोट, बड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, नोट 2, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर ऑर्बिट और ऑर्बिट ऑफ एटम्स और आयंस। भाई किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट में घूमते समय इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी नेगेटिव है, इस बात का क्या मतलब है, क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस क्या इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि नेगेटिव एनर्जी किसकी वजह से है? काइनेटिक एनर्जी तो क्या है बोलो? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या है? पॉजिटिव। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव, ड्यू टू अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्ली के अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव है। अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने की वजह से, अच्छा, इन दोनों का सम है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो क्या आ रहा है? नेगेटिव। इट मींस काइनेटिक एनर्जी की तुलना में पोटेंशियल एनर्जी हावी है, पॉजिटिव वाली एनर्जी की तुलना में नेगेटिव वाली एनर्जी जो है वो हावी है। इट मींस काइनेमेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तुलना में अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्ली ऑन इलेक्ट्रॉन हावी है। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो गतिशीलता है, काइनेमेटिक्स है, मोबिलिटी है, उसके ऊपर न्यूक्ली का अट्रैक्शन उस पर हावी है, न्यूक्ली का अट्रैक्शन उससे ज्यादा है, इसीलिए टोटल एनर्जी नेगेटिव आ रही है। टोटल एनर्जी का नेगेटिव आना ये बात रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल एनर्जी मोर इफेक्टिव है। पोटेंशियल एनर्जी मोर इफेक्टिव मतलब इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्ली का अट्रैक्शन
जो है वो उसकी मोबिलिटी से ज्यादा इफेक्टिव है, इसीलिए वो मोबिलिटी में रहते हुए भी वो घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो एटम को छोड़ के नहीं जा रहा। जिस समय अगर उसकी मोबिलिटी उसी के अट्रैक्शन से हावी हो जाएगी, अट्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगी, इसलिए जो है वो फिर उस समय वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वो एटम को, उस न्यूक्ली को छोड़ जाएगा। जैसे पेरेंट्स का जो आप पर एक पॉजिटिव बाउंडेशन है वो आपका अट्रैक्शन है, पेरेंट्स का प्रति आपका अट्रैक्शन है, और आपकी जो चंचलता है वो आपकी मोबिलिटी है। तो ठीक है, हर स्टूडेंट्स में, बच्चों में, हम भी जब उस एज के अंदर थे थोड़ी बहुत चंचलता थी, थोड़ा बहुत हम जो है चाहते थे कि भाई हमें थोड़ी लिबर्टी मिले, थोड़ा छूट मिले, है ना, कुछ बातें पेरेंट्स से छुप करके हम करें, है ना, इस तरह से मन में रहता है। लेकिन वो उस मोबिलिटी से भी जो पेरेंट्स का अट्रैक्शन है, पेरेंट्स के प्रति जो अफेक्शन है, मोह है, वो बहुत ज्यादा है। तो वो मोबिलिटी उतनी दायरे में रहती है कि पेरेंट्स को तकलीफ नहीं पहुंचे। जैसे ही हमें लगता है कि पेरेंट्स को तकलीफ पहुंच रही है, वो नाराज हो रहे हैं, तो हम उस मोबिलिटी को हम जो है वो कंट्रोल कर लेते हैं और हम उस चीज को रोक देते हैं। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक बच्चे की तरह चंचल है और वो एटम के अंदर घूम रहा है, लेकिन उसका घूमना जो है, रिवोल्यूशन जो है, उसकी तुलना में उस पर जो न्यूक्ली का, पेरेंट्स का जो अट्रैक्शन है वो उस पर ज्यादा इफेक्टिव है। और इसी वजह से वो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीडली, वेलोसिटी क्या रेंज में आई थी, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आई थी 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 10⁶ मीटर पर सेकेंड, यानी इलेक्ट्रॉन जो है 10⁶ मीटर मतलब कितना हो गया, 10⁻³ किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁻³ किलोमीटर मतलब लगभग 2000 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है एटम के अंदर, लेकिन उसके बावजूद वो एटम के अंदर ही बंधा हुआ है, वो एटम को छोड़ के नहीं भागता, क्योंकि न्यूक्लियर का अट्रैक्शन उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, उससे भी ज्यादा तगड़ा है। तो मेरे कहने का मतलब बच्चों, आप कितने चंचल हो, पेरेंट्स कंट्रोल कर ही लेते हैं, उनका अट्रैक्शन, उनका अफेक्शन, उनका अनुशासन बहुत स्ट्रांग है। तो काइनेमेटिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्शन ऑफ न्यूक्ली ज्यादा है, ये बात रिप्रेजेंट करता है टोटल एनर्जी का नेगेटिव होना। एंड ओवरऑल एक बात और ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन की जो टोटल एनर्जी है ना, वो इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी, इन्फिनिटी पे जीरो हो जाएगी। टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी एटम के किसी ऑर्बिट में जितनी नेगेटिव में है, आप ये समझ लीजिए कि वो इलेक्ट्रॉन उतने उस एटम से, उस न्यूक्लियस से उतनी एनर्जी से बाउंडेड है। जैसे मान लीजिए किसी एटम के न्यूक्ली के चारों तरफ किसी ऑर्बिट में घूमते समय किसी इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी जो है वो -10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यानी इसका मतलब साइंटिस्ट ये भी निकालते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इस न्यूक्ली से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से बाउंडेड है। ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्ली का ऋणी है, इस न्यूक्ली का ऋणी है। जब ये इंफिनिटी से इस न्यूक्ली के अट्रैक्शन फील्ड में आया तो वहां उसकी एनर्जी जीरो थी, और अट्रैक्शन के कारण एनर्जी कम हुई, नेट अट्रैक्शन की वजह से कम हुई, घूमने भी लगा, लेकिन जो है वो नेट अट्रैक्शन ज्यादा था, अट्रैक्शन की वजह से घूमने लगा, और घूमते घूमते उसने टोटल जो है कुछ काइनेटिक एनर्जी एब्जॉर्ब की, कुछ पोटेंशियल एनर्जी रिलीज की, कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, टोटल एनर्जी रिलीज कर दी। यानी अब वो इस न्यूक्ली से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जो है वो बंधा हुआ है। अगर ये उसका ऋणी है, इसका जो है ना वो, जब तक इसको ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी, इसलिए इस टोटल एनर्जी को बाउंडेशन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं फॉर दैट न्यूक्ली। जब तक अगर हम इस इलेक्ट्रॉन को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, +10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दें, तो -10 और +10 क्या हो जाएगा, 0, और ये इंफिनिटी पे चला जाएगा। ये इस अट्रैक्शन से भी फ्री हो जाएगा और इसकी काइनेमेटिक्स भी फ्री हो जाएगी, इसकी काइनेमेटिक्स भी फ्री हो जाएगी। समझ में आ रही बात ये? जब आप समझ लीजिए कि जो पेरेंट्स का अफेक्शन है, पेरेंट्स के जो संस्कार है, उससे आप बंधे हुए हो पेरेंट्स से, और वो संस्कार जब आप पूरी तरह से खुद अपने अंदर उतार लोगे, अपने अंदर खुद उतार लोगे, उस दिन आप पेरेंट्स के उस ऋण से भी मुक्त हो जाओगे, लेकिन आपकी काइनेमेटिक्स भी जीरो हो जाएगी, आप शांत हो जाओगे, आपकी सारी चंचलता खत्म हो जाएगी, आप रेस्पॉन्सिबल भी हो जाओगे साथ साथ, और आप एक ना नेगेटिव एनर्जी स्टेट में रहोगे और एक जीरो एनर्जी स्टेट के अंदर पहुंच जाओगे, जहां बिल्कुल पीस है, जहां आप में अब खुद सेल्फ डिसिप्लिन आ गया है, अब आप खुद पेरेंट्स की जो मेच्योरिटी लेवल है वहां तक पहुंच गए हो। तो उस अट्रैक्शन से भी फ्री हो जाते हो, उस ऋण से भी फ्री हो जाते हो, लेकिन एक नेचुरल अफेक्शन तो बना ही रहेगा। उनके ऋण से आप कभी मुक्त नहीं हो पाओगे, है ना, पूरी ताउम्र मुक्त नहीं हो पाओगे, है ना, उनका ऋण तो इनफाइनाइट है, लेकिन आप उस टेंशन से फ्री हो जाओगे, आप जिम्मेदार बन जाओगे, आपकी काइनेमेटिक्स भी जीरो हो जाएगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की इन्फिनिटी पे
जब प्लस 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाता है तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है और वो न्यूक्ली के अट्रैक्शन से फ्री होता हुआ इन्फिनिटी पे जाके स्टेशनरी स्टेट पे आ जाता है। उससे ज्यादा एनर्जी देंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट 11 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दिया हमने मान लीजिए इलेक्ट्रॉन को, तो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो उसकी इन्फिनिटी तक पहुंचाने में और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में रह जाएगी। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसके पास खुद के पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में रह जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी जितनी नेगेटिव होती है वो इलेक्ट्रॉन उस एटम से उस कंडीशन में उस ऑर्बिट में रहते हुए उतनी एनर्जी से बाउंडेड होता है। उतनी एनर्जी उसको पॉजिटिव में मिल जाए तो वो अट्रैक्शन से रिलीज हो जाएगा और वो उसकी काइनेमेटिक्स भी जीरो हो जाएगी और उसकी टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल जीरो, एज वेल एज टोटल एनर्जी जीरो हो जाएगी। और अगर उससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो वो बची हुई जो एनर्जी है वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी के रूप में बची रह जाएगी। क्लियर अच्छी तरह से, ये सब इन बातों का इंपॉर्टेंस है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इस पर क्वेश्चन किस तरह से आते हैं ध्यान देना। टोटल एनर्जी, सबसे पहले जो क्वेश्चंस आते हैं टोटल एनर्जी के अंदर वो आते हैं अलग अलग एटम या आयंस के किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकालने को बोलेगा। CRQ1, कैलकुलेट टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और आयन फॉर द फॉलोइंग्स। ठीक है, पहला फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, हाइड्रोजन के लिए Z क्या हो जाएगा 1, फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N क्या हो जाएगा 1, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में N = 1 में कितनी जाएगी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट में। हाइड्रोजन की बात चल रही है। करिए B, इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 अपॉन 4, -13.6 को 4 से डिवाइड करोगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड क्वेश्चन आता है इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट के अंदर एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन थर्ड ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 9 कितना हो जाएगा -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैलकुलेट करके चेक कर लेना। D, इन फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, है ना। वीडियो को पॉज करके आप खुद निकाल कर देखिए। हाइड्रोजन फोर्थ ऑर्बिट -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो जाएगा -13.6 अपॉन 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। -13.6 अपॉन 16 कितना हो जाएगा -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन कितना आ जाएगा, हाइड्रोजन के फिफ्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी -13.6 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 5 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -13.6 अपॉन 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट और फिफ्थ ऑर्बिट तक में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी सीधी वर्बली याद होनी चाहिए। इसको कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट नहीं करना, ये इतनी काम आएगी आगे जाकर के कि आप इसको डायरेक्ट याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाते हैं। F, इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। हीलियम प्लस के फर्स्ट ऑर्बिट में है कितना हो जाएगा
एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हीलियम प्लस फर्स्ट ऑर्बिट -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। जेड कितना हो जाएगा हीलियम प्लस का 2, एन फर्स्ट ऑर्बिट के लिए 1, -13.6 इंटू 4 -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस में 54 पॉइंट, यानी हाइड्रोजन का फर्स्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन -13.6 एनर्जी से बाउंडेड है, जबकि हीलियम प्लस 1 का जो है वो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बाउंडेड है, -54.4 है उसकी, तो 54.4 से बाउंडेड है। वो 13.6 से बाउंडेड है, ये 54.4 से बाउंडेड, ज्यादा बाउंडेड है, ज्यादा अट्रैक्शन वाली पोजीशन में। क्यों? क्योंकि हीलियम प्लस के न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स है, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन अगर इतना दूर रह रहा है तो हीलियम प्लस के न्यूक्लियस में एक तो प्रोटॉन 2 हो गए, और एक रेडियस भी क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, हाफ हो जाएगी। रेडियस भी क्या हो जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट की, हाफ हो जाएगी। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट के कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉन पास में भी है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, ज्यादा प्रोटॉन वाले न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड है। -54.4 इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट के अंदर क्या हो जाएगा, हीलियम प्लस सेकेंड ऑर्बिट -13.6 इंटू 2 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, यानी कितना जाएगा अगेन -13.6। यानी जो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी है वो हीलियम प्लस के सेकेंड ऑर्बिट में हो जाएगा सेम -13.6। फिर थर्ड ऑर्बिट में कितना जाएगा -54.4 अपॉन 9, फोर्थ ऑर्बिट में -54.4 अपॉन 16, फिफ्थ ऑर्बिट में -54.4 अपॉन 25, है ना। जेड स्क्वायर तो सेम रहेगा, एन स्क्वायर चेंज होता जाएगा, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर। तो एक चीज हमें समझ में आई, इसमें एक और बात ध्यान रखना, स्टार नोट 3 डालना, इफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एनी मोनो इलेक्ट्रॉनिक एटम और आयन is E1, then energy of electron in any NH orbit of that same atom or ion will be, यदि किसी एक इलेक्ट्रॉनीय परमाणु या आयन के पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी E1 होगी, वो नेगेटिव में, मैं उसको E1 बोल रहा हूं, E1 हो, तो उसके उसी एटम या उसी आयन के किसी भी nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, En इज इक्वल टू E1 अपॉन n स्क्वायर। ये याद कर लेना अच्छी तरह से, सीधा इस फॉर्मूले से आप निकाल भी सकते हो। En सेकेंड ऑर्बिट में E2 हो जाएगी, E2 हो जाएगी E1 अपॉन 2 स्क्वायर, यानी E1 अपॉन 4, E3 हो जाएगी E1 अपॉन 3 स्क्वायर, यानी E1 अपॉन 9, E4 हो जाएगी E1 अपॉन 4 स्क्वायर, E1 अपॉन 16, इस तरह चलता रहेगा। E5 हो जाएगी E1 अपॉन 25, सो ऑन। करिए अच्छी तरह से, इससे भी आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी। कुछ छोटी छोटी शॉर्ट ट्रिक्स, शॉर्ट टिप्स, अपने शॉर्ट मेथड्स आप अपने ध्यान में रखोगे तो। करिए अब कुछ और क्वेश्चंस हम मिलाते हैं इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी से रिलेटेड, जो है ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट CRQ, विच ऑर्बिट ऑफ Li(Be+3) has same energy of electron as that in second orbit of hydrogen। बेरिलियम+3 के कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी
वही होगी जो कि हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में है। इस तरह के क्वेश्चंस भी बड़े फेमस है, ध्यान से देखिएगा किस तरह से मिलाएंगे अपन, सॉल्यूशन किस तरह से करना है अपन को। Which orbit of beryllium plus 3 has same energy of electron as that in second orbit of hydrogen? हमें नहीं मालूम। जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, कोई चीज अननोन हो ना आपके लिए, तो आप कह दो एक्स ऑर्बिट के अंदर। लेट दैट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज एक्स ऑर्बिट। ठीक है, तो इसका मतलब क्वेश्चन वाले के हिसाब से क्या हो गया, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एक्स ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3, नहीं, लेट दैट ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3 इज एक्स ऑर्बिट। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन का तो सेकेंड ऑर्बिट है, उल्टा बोल दिया मैंने क्वेश्चन। बेरिलियम प्लस 3 के कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी वही होगी जो हाइड्रोजन के सेकेंड ऑर्बिट में है। तो क्या हो जाएगा, एनर्जी ऑफ बेरिलियम प्लस 3 एक्स ऑर्बिट इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन सेकेंड ऑर्बिट। ये बात हुई एज पर क्वेश्चन। तो क्या करेंगे अपन, जो है वो ध्यान दीजिएगा। एनर्जी क्या होती है, देखो -13.6 इंटू इसका जेड कितना हो जाएगा 4 स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू -13.6, इसका जेड कितना हो गया 1 स्क्वायर अपॉन इसका कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस अपॉन माइनस प्लस 13.6 से 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कैंसिल। तो क्या हो जाएगा ये 4 स्क्वायर 16 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, 1 स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, हेंस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर को यहाँ ले आया 64, हेंस एक्स इज इक्वल टू √64 इज इक्वल टू 8, हेंस 8th ऑर्बिट ऑफ beryllium plus 3 has the same energy as that of second orbit of hydrogen. तो बेरिलियम प्लस 3 का वो कौन सा ऑर्बिट हो जाएगा, 8th ऑर्बिट हो जाएगा। इसी तरह के क्वेश्चन रेडियस में भी आते हैं, वेलोसिटी में भी आते हैं, वहां पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। विच ऑर्बिट ऑफ Li+2 has the same velocity of electron as that in fourth orbit of हाइड्रोजन। Li+2 के कौन से ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की टोटल वेलोसिटी, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी वही होगी जो फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन में है। फिर वही सॉल्यूशन करते हैं हम, पॉज करके आप खुद मिलाना चाहो तो मिलाइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ Z/n मीटर पर सेकेंड। यही था फॉर्मूला, याद है। यानी हम कह सकते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू Z/n। क्यों भाई, V प्रोपोर्शनल टू Z/n। 2.18 तो कांस्टेंट है, सबके लिए वही रहेगा 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग फिर वही बात, लेट दैट ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज x। मान लेते हैं कि Li+2 का वो ऑर्बिट जो हाइड्रोजन के फोर्थ ऑर्बिट से सेम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन रखेगा, फोर्थ ऑर्बिट के समान रखेगा, वो x है। लेट दैट ऑर्बिट ऑफ Li+2 इज इक्वल टू x। तो ये कह रहा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन Li+2 x ऑर्बिट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन फोर्थ ऑर्बिट।
तो z अपॉन n ऑफ Li प्लस 2 x ऑर्बिट मस्ट बी इक्वल टू z अपॉन n ऑफ हाइड्रोजन्स फोर्थ ऑर्बिट। Li प्लस 2 का z कितना हो जाएगा 3, n कितना हो जाएगा x जिसको कैलकुलेट करना है, इसका हाइड्रोजन का z 1, इसका x क्या आ जाएगा 4। समझ में आ गई बात ये? तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 3 12। समझ में आ गई बात ये? तो वो 12th ऑर्बिट होगा, हेंस 12th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन in 12th orbit of hydrogen, velocity of, in 12th orbit of not hydrogen, in 12th orbit of Li plus 2, velocity of electron will be same as that in 4th orbit of hydrogen। क्या ये अच्छी तरह से? इसी तरह से रेडियस के क्वेश्चन भी आते हैं कि बताइए कौन सा ऑर्बिट जो है वो किस ऑर्बिट के रेडियस के सेम रहेगा। एक क्वेश्चन रेडियस का भी मिलाते हैं। CRQ, विच ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन हैज सेम रेडियस एज दैट ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम प्लस 3। बेरिलियम हाइड्रोजन के कौन से कोष की त्रिज्या, कौन से ऑर्बिट की त्रिज्या रेडियस वही होगी जो बेरिलियम प्लस 3 के फोर्थ ऑर्बिट की है, बेरिलियम प्लस 3 के फोर्थ ऑर्बिट की है। सॉल्यूशन, रेडियस का फॉर्मूला होता है 0.529 इंटू n स्क्वायर अपॉन z एंगस्ट्रॉम, हेंस radius is proportional to n square upon z. Let that orbit of hydrogen is equal to x. तो as per question, hence as per question, radius of hydrogen's xth orbit is equal to radius of beryllium 3 plus फोर्थ ऑर्बिट। तो इसके लिए n स्क्वायर अपॉन जेड के प्रोपोर्शनल है, x स्क्वायर अपॉन 1 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा बोलिए? बेरिलियम प्लस 3 के लिए, बेरिलियम प्लस 3 का n कितना हो गया 4, फोर्थ ऑर्बिट 4 स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, तो ये कितना आ गया, हेंस x स्क्वायर 4 स्क्वायर 16 अपॉन 4 4, हेंस x इज इक्वल टू 2। यानी हाइड्रोजन का सेकेंड ऑर्बिट का रेडियस वही होगा जो बेरिलियम प्लस 3 के फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस है। तो ये हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए अच्छी तरह से, समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो को वापस रिवाइंड करके अच्छी तरह से देख लीजिएगा। ये होता है टोटल एनर्जी से रिलेटेड क्वेश्चंस, और साथ साथ में कुछ अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हमने की। ये आता है अपना टोटल एनर्जी तक का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, रेडियस, वेलोसिटी और टोटल एनर्जी। अब हम टोटल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का भी देखेंगे उसी ऑर्बिट में जिसमें हमें इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मालूम चल चुकी है। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। कोई एक एनर्जी दे करके बाकी दो एनर्जी पूछ सकता है। तो इसके क्वेश्चन हम आगे प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर।